दुनिया में कुल दो तरह के सिख हैं। पहले, एक सिख जो अफगानिस्तान में पूरे 15 साल सांसद रहा, जिसके पास वहाँ सब कुछ था, लेकिन अचानक नाटो की सेना अफगानिस्तान से हटाई गई और सब कुछ बिखर गया और वो सिख अपना सब कुछ लेकर भारत वापस आ गया। हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे, बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई, क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर। मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बच्चे हैं उसको भी लौट आए इंडिया। फिर ये तो मुझे रोना आता है। फिर अब आते हैं दूसरे तरह के सिख पर, जिनके आधार कार्ड पर बोल्ड एंड ब्लैक में भारत सरकार लिखा है। उनकी मिट्टी पंजाब है, पर उनके मन में कुछ और ही है। वो स्क्रीन पर भारत से अलग होने, खालिस्तान बनाने और पीएम मोदी के खात्मे की बात करते हैं। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ पंजाब, खालिस्तान पंजाब। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिले, 60 साल से अधिक आयु वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिले, किसानों का पूरा ऋण और बिजली बिल माफ किया जाए और उन्हें प्रदूषण कानून के दायरे से भी मुक्त रखा जाए। ये कुछ मांगे हैं उन किसानों की जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन कम आंदोलन को फार्मर्स प्रोटेस्ट 2 कहा जा रहा है। जिस तरह 2020 से 2021 के बीच देश के तमाम किसान संगठनों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हाईवे जाम करके विरोध किया था, कुछ वैसे ही किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का नारा दिया है। इसमें हरियाणा और मुख्य रूप से पंजाब के किसान शामिल हैं। इस बार किसान ज्यादा समय तक डटे रहने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन देना चाहते हैं, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। सरकार की तैयारियां भी पिछली बार से कहीं ज्यादा हैं। पंजाब से दिल्ली के लिए निकले किसानों को हरियाणा में ही रोका जा रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली में प्रवेश न करने पाएं। हरियाणा और पंजाब की सीमा से लगे सिंघू बॉर्डर पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, रास्तों के बीच में पुलिस की गाड़ियां और सीसीटीवी लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पूरा मामला सरकार बनाम किसान हो चुका है। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ किसान। पर एक मिनट, क्या खुद को किसान कहने वाले किसान ही हैं? प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे कितनी व्यावहारिक और तार्किक हैं? लोकतांत्रिक तरीकों की दुहाई के बावजूद किसानों के आंदोलन में कितनी शांति नजर आती है? किसान सही हैं तो कितने सही हैं? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक नजर नहीं आता। 2020-2021 के किसान आंदोलन में जो संगठन शामिल थे वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जैसे भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान सभा। देश भर के किसान संगठनों ने भाजपा सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन पूरे 13 महीने तक चला था। इन सभी किसान संगठनों के समूह को संयुक्त किसान मोर्चा कहा गया था। उसी मोर्चे का एक हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल इस बार आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। इस मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन शामिल हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान नौजवान यूनियन और अन्य संगठन। यहीं से पूरे सिनेरियो के क्लॉजेस शुरू होते हैं। किसानों का कहना था कि 200 से अधिक संगठन आंदोलन का हिस्सा हैं, जबकि 50 से भी कम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर किसान संगठन पंजाब के हैं, हरियाणा के कुछ ही संगठन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पंजाब के जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें पंजाब सरकार का समर्थन हासिल है। पंजाब में किसान संगठनों से जुड़ा एक और फिगर बहुत हैरान करता है। 2021 में पंजाब में लगभग 500 किसान संगठन थे और अब सिर्फ 40 रह गए हैं। ये पूरी बहस का सबसे अहम पहलू है। किसानों की जितनी मांगे हैं उसमें कुछ तो जरूरी समझ आती हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जो सुनने में ही अजीब लगती हैं। मिसाल के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने। अब एमएसपी क्या है?
अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह की गारंटी जो फसलों के दाम को लेकर किसानों को दी जाती है कि बाजार में फसल किस कीमत पर बिकेगी। फसलों की बुआई के दौरान ही उनकी कीमत तय कर दी जाती है और उस दाम से कम में फसल नहीं बेची जा सकती है। तो किसान चाहते हैं कि एमएसपी की इसी गारंटी को लेकर कानून बने। किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार ने इस मांग पर वादा खिलाफी की है। ये मांग बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी, पर सरकार अभी तक इसे टाल रही है। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों। कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। एमएस स्वामीनाथन एक कृषि विज्ञानी, कृषि वैज्ञानिक, प्लांट जेनेटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भी माना जाता है। उन्हीं के नाम पर एक आयोग बना। आयोग ने कुछ सिफारिशें की और किसानों का कहना है कि वो सिफारिशें लागू की जानी चाहिए। अब वो सिफारिशें हैं क्या? किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। अब यहां समझने लायक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का दाम 18 रुपए प्रति किलो है। भारत में उसी गेहूं का दाम 22 रुपए प्रति किलो है और हम जो आटा खरीदते हैं उसका दाम लगभग 40 रुपए प्रति किलो है। अगर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग स्वीकार ली जाए तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, सरकार उतने महंगे दाम पर गेहूं जैसी सामान्य फसल कैसे खरीदेगी? दूसरा सवाल, अगर किसानों के मन मुताबिक एमएसपी तय हुई तो क्या आप 1.5 या 2 गुने दाम पर आटा खरीदना पसंद करेंगे? किसान ये भी चाहते हैं कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन हो जिससे फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसका दूसरा पहलू यह है कि नकली कीटनाशक और खाद बनाने वाली कंपनीज पर कड़ा कानून बने। इसके अलावा मसाले वाली फसलों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए। किसानों की मांग यह भी है कि भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला जाए और मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे। अब किसानों की कुछ और मांगों को समझ लेते हैं जिन्हें सरकार के लिए स्वीकारना बिल्कुल आसान नजर नहीं आता। 60 साल से अधिक आयु के किसानों और खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वेतन दिया जाए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है कि किसे किसान माना जाए? देश के रसूखदारों और पूंजीपतियों के पास भी कृषि भूमि है, तो क्या उन्हें भी किसान माना जा सकता है? इस हिसाब से तो शरद पवार, अखिलेश यादव, पी चिदम्बरम और सुप्रिया सूले भी किसान हैं, लेकिन उन्हें 10,000 रुपए वेतन किस आधार पर दिया जाएगा? इतना ही नहीं, देश में लगभग 15 करोड़ किसान हैं, जिसमें 2 से 2.5 करोड़ किसान भी अगर 10,000 की पेंशन के दायरे में आए तो उसका खर्च आएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए, वो भी हर महीने। किसानों का यह भी कहना है कि मनरेगा के तहत लोगों को 200 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। इसमें मिलने वाली दैनिक मजदूरी भी 700 रुपए होनी चाहिए। यहां फिर वही आंकड़ा आता है, देश में 15 करोड़ किसान हैं। अगर 10 करोड़ भी मनरेगा के रजिस्ट्रेशन में आए तो 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। किसान ये भी चाहते हैं कि उनका अब तक का सारा कर्ज माफ कर दिया जाए। बिजली बिल, बिजली संशोधन विधेयक 2020 पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि पंजाब के किसान चाहते हैं कि उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि उनका पूरा बिजली का बिल भी माफ हो जाए। इस पर भी अगर 15 करोड़ किसानों वाली गणित लगाई जाए तो यहां सबसे पहला क्लॉज यह है कि न जाने कितने किसान हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है और न जाने कितना बिल बकाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान भी होंगे जिनका बिजली का बिल जमाने से नहीं भरा गया होगा। फिर भी अगर एक एवरेज लेना हो तो 200 यूनिट 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 2,90,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कुल सब्सिडी ही 3,56,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी सरकार किसानों का बिजली बिल माफ करना चाहे तो इसमें ही बिक जाए। 2023-2024 के वित्त वर्ष में भारत सरकार का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का था और यह सरकार की टोटल इनकम से 6% ज्यादा था। किसानों की जितनी मांगे हैं वो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास हैं। प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसान प्रदूषण कानून के दायरे से भी बाहर रहना चाहते हैं। इसका एक मतलब यह है कि पराली जलाने पर उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली की हवा भले कितनी ही जहरीली हो जाए, AQI कितने ही रिकॉर्ड बना ले, कितने ही लोगों की सांस की बीमारियों से जान चली जाए, पर पराली जलाने की पूरी छूट होनी चाहिए।
इतनी मांगे सुनने के बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि ये मांगे कितनी नीति संगत हैं। किसानों की यह भी मांग है कि 2020 के किसान आंदोलन में किसानों पर किए गए मुकदमे पूरी तरह वापस लिए जाएं। किसान आंदोलन के मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए और लखीमपुर कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून फिर से लागू किया जाना चाहिए। इन मांगों को सुनने के बाद एक दर्शक सोचने, समझने और तय करने के लिए आजाद है कि ये मांगे कितनी सही हैं और क्या सरकार वाकई इन्हें मान सकती है। इस आंदोलन का एक मुख्य चेहरा है भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसे नीचे लाना है। मैं गांव में बात करता था कि मौका बहुत थोड़ा है और मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा, क्या थोड़े दिन में हम ग्राफ नीचे ला सकते हैं? ऐसे वीडियो पूरे आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। एक चेहरे की लोकप्रियता से आंदोलन का क्या लेना देना हो सकता है? आंदोलन किसानों की समस्या को लेकर है तो उसका ग्राफ उतारने पर बात होनी चाहिए, न कि देश के पीएम की लोकप्रियता का ग्राफ उतारने की। अगर विरोध प्रदर्शन मांगों को लेकर है तो उसमें राम मंदिर के जिक्र का क्या मतलब बनता है? आने वाले समय में यही किसान अगर खुद को गैर राजनीतिक कहेंगे तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? पंजाब के एक और किसान नेता हैं तेजवीर सिंह। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसान आंदोलन के जरिए सरकार बदलने की बात करते हैं। अगर एक किसान ऐसी बातें कहेगा तो कौन इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित नहीं कहेगा? तेजवीर सिंह ने बयान में कहा था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन देश का राजनीतिक भूगोल बदल कर रख देगा। लोग एक नए देश को देखेंगे। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेता से आंदोलन नहीं पैदा होते हैं। यहां नए देश का क्या मतलब है? देश तो वही है और वही रहेगा। किसानों की लड़ाई तो खेती से जुड़े मुद्दों को लेकर थी, किसानों की परेशानियों पर थी, तो उसमें राजनीति बदलने की बात कहां से आ गई? किसान आंदोलन से ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया था। हालांकि ऐसे मुद्दे पर ट्वीट कोई भी नेता कर सकता है, पर सवाल यहां सिर्फ टाइमिंग का है। कैसे आंदोलन के ठीक पहले उनका ट्वीट आया? ट्वीट में बाकी बातें तो ठीक थीं, लेकिन एक बात उनके निजी एजेंडे के कटघरे में खड़ी होती है। वो बात थी, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। लोकतंत्र में उखाड़ फेंकने का काम कोई भी कर सकता है, अगर कर पाए तो। वो बात अलग है कि राहुल गांधी वो कर पाने में फिलहाल पूरी तरह असमर्थ नजर आते हैं। लेकिन किसान जो नॉन पॉलिटिकल होने की दलील देते हैं, वो दिल्ली से उखाड़ फेंकने वाला पॉलिटिकल स्टेप कैसे ले सकते हैं? ये काम तो चुनाव लड़कर ही संभव है और किसान तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और उनके हिसाब से लड़ेंगे भी नहीं, तो उखाड़ फेंकने वाली बात वही निरर्थक हो जाती है। एक कांग्रेस नेता हैं रमनदीप सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स देखने पर पता चलता है कि वो कांग्रेस और किसान नेताओं के बीच एक कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। कड़ी की तरह काम करते तो वो भी बुरा नहीं होता। बात तब बिगड़ती है जब वो कड़ी बनते बनते भड़काऊ एलिमेंट की तरह काम करने लगते हैं। किसान आंदोलन के पहले ही उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। 16 नवंबर 2023 को उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और किसान आंदोलन की रणनीति की जानकारी साझा की थी। इसी सिलसिले में रमनदीप सिंह ने कई कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें पवन खेड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता शामिल थे। कुछ ऐसे संगठन भी किसान आंदोलन का हिस्सा हैं जिन पर पिछले कुछ समय से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन किसान आंदोलन का हिस्सा है। इस संगठन ने ही पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने की जिम्मेदारी ली थी। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद एक किसान नेता का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कहता है, मोदी पिछली बार तो पंजाब से बचकर चला गया था, लेकिन इस बार पंजाब आया तो बचेगा नहीं। 26 जनवरी 2021 को लाल किले में घुसकर उपद्रव मचाने वाले संगठन पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति भी किसान आंदोलन का हिस्सा है। इन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बीते कुछ समय में पंजाब में खालिस्तान की मांग और पाकिस्तान प्रेम बढ़ा है, वो जितना हैरान करता है उतना ही निराश करता है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह नाम के किसान नेता आज तक के पैनल डिस्कशन में कहते हैं, और इनको कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट को कि जो पूरे बॉर्डर को सील कर दे? ये क्या पंजाब को आइसोलेट करना चाहते हैं?
या 1980 के दशक का जो है पंजाब बनाना चाहते हैं? अरे पंजाबियों को आज लग रहा होगा कि हमारे नजदीक तो पाकिस्तान और लाहौर ज्यादा नजदीक है, दिल्ली तो ना हमें आने देना चाहता है, हम इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? कौन सा अधिकार है इनको? बीबीसी से हो रही बातचीत में एक पंजाबी किसान कहता है, इधर पाकिस्तान है, हमें कह दो पाकिस्तान चले जाओ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। इसके लिए उन्हें पंजाब की आम आदमी पार्टी से पूरा समर्थन प्राप्त है। आखिर क्यों बार बार हर बार खालिस्तान क्यों आ जाता है? कोई भी चलता फिरता रिपोर्टर आंदोलन की भीड़ में किसी पंजाबी से बात करता है तो एक दो सवालों के बाद वो ऊंची आवाज में खालिस्तान की पैरवी करने लगता है। जिस आंदोलन में ऐसे विभाजनकारी तत्व मौजूद हों, उस आंदोलन की विश्वसनीयता कितनी ही होगी? ऐसे आंदोलन को कितना अर्थपूर्ण माना जाएगा जिसमें किसान खालिस्तान का झंडा लेकर खड़े हों, खालिस्तान की बात, खालिस्तान के नारे और खालिस्तान का समर्थन करते नजर आ रहे हों। एक वीडियो में एक शख्स खुलेआम कहता है कि पंजाब को आजाद कराएंगे और खालिस्तान बनाएंगे। खेती किसानी की आड़ में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की अहमियत तब भी कम होती है जब हिंसा उस पर हावी होती है। जिन किसानों के हाथों में खेती के उपकरण होने चाहिए थे, उनके हाथों में तलवार, डंडे और पत्थर हैं। किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टर में बैठे नजर आते हैं और हैरानी की बात है कि कैसे कोई ट्रैक्टर मुश्किल से 5 साल पुराना भी नजर नहीं आता और सभी में बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे होते हैं। किसानों का महंगी गाड़ियों में दिखना बुरा नहीं है, पर गलत रास्ते पर चलने के लिए महंगी गाड़ी में सवार होना बेशक गलत कहा जाएगा। 2021 में किसान आंदोलन का असर यूपी के लखीमपुर में भी नजर आया था। उसमें कुछ किसानों की मौत भी हुई थी। भाजपा के एक तत्कालीन मंत्री और उनके बेटे पर भी आरोप लगा था। उसी बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि लखीमपुर घटना का प्रभाव चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। इस आंदोलन में भले कितनी भीड़ नजर आ रही हो, पर सच यही है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा पूरे देश में कहीं और आंदोलन का असर नहीं दिख रहा है। चंद महीनों बाद 2024 के आम चुनाव होने हैं, लेकिन जैसी यथास्थिति है, चुनाव पर किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ने वाला। पिछली बार भाजपा सरकार ने किसानों से संवाद भी न के बराबर किया था, लेकिन इस बार कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 3 बार किसानों से बात कर चुके हैं। हाल ही में भाजपा सरकार ने MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। दोनों किसानों के लिए आदर्श चेहरे थे, फिर भी अब तक की सरकारों ने उन्हें याद नहीं किया। जिस सरकार ने उन्हें याद किया, उसके दौर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नतीजा कुछ भी हो, इससे आम लोगों को परेशानी ना हो, आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, कोई बीच का रास्ता निकल आए, टकराव के हालात न पैदा हों।